हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 प्लस इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप। स्टूडेंट, आज हम एक ऐसे टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक तो होता है, लेकिन वहीं बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए सरदर्द बन के रह जाता है। तो वह कौन सा टॉपिक है, वह टॉपिक का नाम क्या है? तो वो बता दूं मैं कि वह टॉपिक आपका है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए सरदर्द बन जाता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट और बेसिक पॉइंट नहीं जानता है। इस वजह से यह उसके लिए सिरदर्द रह जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणमिति का भूमिका क्या है, इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो देखते हैं अगला इधर कि भूमिका, त्रिकोणमिति का जरूरत क्यों पड़ा। तो इसका कुछ उपयोग करके हम बताना चाहते हैं कि इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास की बहुत सी चीजों में त्रिकोणमिति की एक बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी भूमिका रहती है। किसका? त्रिकोणमिति का एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी भूमिका रहता है। किसका? त्रिकोणमिति का, जो निम्नांकित तरीके से, निम्नांकित उदाहरणों से स्पष्ट होगा। निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हम करते हैं और व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं और उससे हम समझाने का कोशिश करते हैं कि मान लिया जाए कि आप कभी दिल्ली गए और दिल्ली में आप कुतुब मीनार को देखें। दिल्ली आप घूमने गए और वहां पे कुतुब मीनार पर आपका नजर पड़ा। इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार पर नजर पड़ा, आप यहां पे हैं, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक है ना, ये डिस्टेंस। आप यहां गए और यहां से आपका नजर पड़ा कुतुब मीनार पर। आप जब दिल्ली गए और आपका नजर पड़ा कुतुब मीनार पर, तो जब कुतुब मीनार पर नजर पड़ा तो वहां एक कल्पना कीजिएगा, एक इमेजिनेशन कीजिएगा कि आपका जो आंख है, आपका नजर जो है इसके टॉप फ्लोर पे जाएगा, टॉप पे। तो जब ये टॉप पर जाएगा तो बताइए कि एक समकोण त्रिभुज आपके नजर में बना कि नहीं? एक समकोण त्रिभुज का कल्पना किए कि नहीं? लेकिन आप बिना मापे हुए आपको कह देगा कि इस कुतुब मीनार की ऊंचाई आप बताएं। कुतुब मीनार का ऊंचाई बताएं। किसका ऊंचाई? कुतुब मीनार का ऊंचाई। तो कुतुब मीनार का जब ऊंचाई आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे? बिना माप का। तो वहां पे आपका भूमिका रहेगा किसका? त्रिकोणमिति का भूमिका रहेगा। क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, अगले हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पे जरूरत क्या पड़ेगा? त्रिकोणमिति का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? हाँ पड़ेगा, क्योंकि बिना टच किए हुए, बिना कुछ मापे हुए आपको इसको मापना है। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं कि अगला उदाहरण कुछ लेते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि एक नदी जिसकी चौड़ाई आपको मालूम है। कल्पना कीजिए कि एक नदी है, ये नदी जिसकी चौड़ाई आपको मालूम है। चौड़ाई जिसकी चौड़ाई, उस नदी की चौड़ाई आपको मालूम है कि एक किनारे, इस नदी के किनारे एक बड़ा वृक्ष है। इस नदी के किनारे एक वृक्ष है। मान लेते हैं कोई ताड़ का वृक्ष हो, है ना, ये वृक्ष है। और एक किनारे आप हैं। मान लीजिए एक किनारे आप यहां पे हैं, है ना, आप इस जगह पे।
तो कल्पना किए कि एक नदी है, इस नदी के किनारे आपका वृक्ष है और एक नदी के किनारे एक तरफ आप हैं, है ना, एक किनारे पर आप हैं। वह बिना वृक्ष को मापे हुए और बिना नदी को पार किए हुए आप ऊंचाई जानना चाहते हैं। हम कह देंगे कि बिना इस नदी को पार किए हुए और बिना इसे मापे हुए आप इसका ऊंचाई का जिक्र कीजिए कि ऊंचाई कितना होगा। इसके लिए क्या कीजिएगा, फिर से आप एक समकोण त्रिभुज का परिकल्पना कीजिए। जैसे क्योंकि आपका नजर सबसे पहले टॉप पे जाएगा, उसके बाद आप जिस समतल पे हैं उस समतल के बेसिस का नीचे वाला पार्ट पे जाएगा, तो दिख रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज है ना, 3 भुजा बन गया और ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये सीधा है समतल से तो ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम बिना पार किए हुए अब इसकी ऊंचाई, तो यहां पे भी कह देगा कि आप बिना नदी को क्रॉस किए हुए या नदी को बिना क्रॉस किए हुए आप वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहां भी आप एक समकोण त्रिभुज का परिकल्पना कीजिएगा, समकोण त्रिभुज के बारे में सोचिएगा। लेकिन यहां आप जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो यहां भी त्रिकोणमिति का यूज होगा। आपको त्रिकोणमिति का उपयोग करके आप इसे सॉल्यूशन ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाना चाहते हैं कि मान लिया जाए एक समुद्र है और एक समुद्र के किनारे यहां पे खड़ा है एक सेना, है ना। आइए निरीक्षण भवन है और इसके सामने से समुद्र के तल से, समुद्र की ओर से एक जहाज आ रहा है जो दुश्मन का जहाज है, शत्रु का जहाज है, जो शत्रु का जहाज है। ठीक है, तो समुद्र के किनारे खड़ा, आप इधर समुद्र के इस किनारे और समुद्र के एक समुद्र में आपका एक जहाज है ना। निरीक्षण मीनार की उसकी दूरी जानना चाहते हैं, तो बताइए आप इसका जो ये जहाज और निरीक्षण भवन से इस जहाज की दूरी आप जानना चाहेंगे, तो दूरी जानने के लिए आपको एक परिकल्पना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नजर सबसे पहले इस तरीके से जाएगा, कहां पे, समुद्री जहाज पे। तो जब समुद्री जहाज पे जाएगा यहां से यहां, और फिर बताइए कि एक समकोण त्रिभुज का परिकल्पना किए कि नहीं। और जब इसे बिना पार किए हुए, बिना यहीं पे खड़ा रहकर आपकी लंबाई, इसकी ऊंचाई ज्ञात है, मालूम है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई ज्ञात है, तो अब इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप बताएं, तो यहां भी एक समकोण त्रिभुज का परिकल्पना होगा। और जब समकोण त्रिभुज का परिकल्पना होगा तो इस डिस्टेंस को, इस दूरी को आप बिना त्रिकोणमिति का यूज किए हुए आप नहीं बना सकते। वास्तव में त्रिकोणमिति का जो यूज होता है वो आपका मतलब इंजीनियरिंग जो होता है, अभियंता लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो यहां से हम देखें कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हर बिल्डिंग, हर कुछ बड़ी लंबाई बिना टच किए हुए, आपके घर के सामने मान लिया जाए कोई टावर है, अब बिना टच किए हुए आपको कहेंगे कि बिना मापे हुए आपकी उसकी लंबाई ज्ञात करें, तो वहां भी आप क्या कीजिएगा कि टॉप को देखिएगा, और जब टॉप को देखिएगा तो आपका एक समकोण त्रिभुज का, आपके मन में एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और फिर बिना समकोण त्रिभुज बन सकता है, और फिर बिना मापे हुए आप नहीं, बिना मापे हुए मानने के लिए, ज्ञात करने के लिए आपको त्रिकोणमिति का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहां सारी बात हो गया कि कैसे त्रिकोणमिति का क्यों जरूरत पड़ा। तो ये चीज हम देख लिए कि त्रिकोणमिति का जरूरत क्यों पड़ा, है ना। आपके आसपास में ही आपका इसका जरूरत है ना, भूमिका रहता है। चलिए आप देखते हैं कि जो त्रिकोणमिति है, ट्राइगोनोमेट्री, वह किस भाषा से लिया गया, तो वह ग्रीक भाषा से लिया गया। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से लिया गया। किसको, ट्राइगोनोमेट्री को। इसे 3 भागों में डिवाइड करने पर इसी लैंग्वेज से, इसी वर्ड से आपको हर बात क्लियर हो जाएगा। इसी वर्ड से आप क्लियर कर लेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसी से तो देखिए यहां त्रिकोणमिति को 3 भाग में बांटा गया। एक पहला भाग यहां पे ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब क्या होता है 3, और यहां एक गोनिया मतलब होता है कोण, और मेट्रोन मतलब होता है माप। तो इसी ट्रिगोनोमेट्री से 3 पार्ट में 3 वर्ड में ब्रेक किए।
एक जो ट्रिगोनोमेट्री है ये एक वर्ड है, इसको तीन वर्ड में विभाजित किए, ट्राइगोनियोमेट्रो। इसका मतलब हुआ तीन कोण माप। तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका होता है तीनों कोणों का माप। क्या होता है? तीनों कोणों का माप। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह तीनों कोणों का माप होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीनों कोणों का माप। तो देखते हैं तीनों कोणों का माप। तीन कोण किसमें होता है? तीन कोण आप जानते हैं कि तीन कोण एक ट्रायंगल में बनता है। किसमें बनता है? एक ट्रायंगल की आकृति में बनता है तीन कोण। आज जब यहां पे हम लोग अभी देखिए परिकल्पना किए और एग्जाम्पल के थ्रू देखे कि इसका भूमिका क्या है, तो वहां भी हम लोग देखे कि परिकल्पना जो कर रहा था, एग्जाम्पल से जो हम परिकल्पना कर रहे थे, है ना, देख रहे थे, मन में सोच रहे थे, तो उसमें भी आपका किस ट्रायंगल का यूज हुआ, किस ट्रायंगल का परिकल्पना किए? राइट एंगल ट्रायंगल का परिकल्पना किए। तो राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि टॉप में देखते हैं और बेस में देखते हैं। जब भी टॉप में देखेंगे, मान लीजिए एक ये पेड़, इसको टॉप में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से इसको समतल मिलाएगा, तो देखिए हमेशा ये परिकल्पना बनेगा कि नहीं, है ना। किसी बिल्डिंग खड़ा होता है जमीन से, वो सीधा खड़ा होता है, आप देखते हैं तो बिल्डिंग का टॉप देखते हैं और बिल्डिंग का नीचे वाला भाग बेस देखते हैं, तो वहां भी समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ सीधा सीधी बात देखें कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीनों कोणों का माप। और जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति से त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के या त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों का, समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का, है ना, संबंध का अध्ययन करते हैं। किसका? त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच। किसका? त्रिभुज के भुजाओं, है ना, ये भुजा है, भुजा और इसके कोण के बीच ये एंगल है ना, ये भी एंगल है, कोणों के बीच इसका रिलेशन क्या है, इसी के अध्ययन को कहते हैं रिलेशन, मतलब रिलेशन, संबंध का अध्ययन करते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में। ठीक है। तो त्रिकोणमिति में यहां पे वास्तव में त्रिकोणमिति त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, यहां लिखा हुआ। तो ये सारी इसका भूमिका था, किसका? त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति जो आया वह ग्रीक भाषा है, तीन वर्ड में टूटा, ट्राइगोनियोमेट्रो। ट्राइ मतलब तीन, गोनिया मतलब कोण और मेट्रोन मतलब माप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीनों कोणों का माप। क्या होता है? तीनों कोणों का माप। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसका भूमिका के बारे में तो हम जान गए, लेकिन आगे हमको इसका अध्ययन क्या करना है, क्या इसमें हमको देखना है, वो सारी बात को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग टर्म देखें यहाँ पे कि त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, इसे कैसे जानेंगे, इसका जानकारी हासिल कैसे करेंगे, तो वो एक एक पॉइंट्स को समझेंगे, है ना, वो जानकारी कैसे हासिल करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो अभी हम जस्ट देखें कि त्रिकोणमिति का ही यूज हम लोग, त्रिकोणमिति में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं कि राइट एंगल तीन भुजा होता है, जिसमें ये सबसे बड़ी भुजा जो होता है, जिसे हम आप स्लोप के जैसे एक बड़े पॉइंट को आप यहाँ पे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को देख रहे हैं, ए मान लिया जाए और बी और सी के पास आप हैं और ए को देख रहे हैं, मतलब स्लोप में देख रहे हैं। जब स्लोप में देखा जाए, इस स्लोप मतलब होता है ढाल, ढाल में जब देखा जाए तो उसे हम कहते हैं कर्ण। ढाल वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और सीधा जो ये होता है, या तो ये आधार होगा या तो ये लंब होगा। नीचे वाला या तो लंब होगा या तो आधार होगा। ठीक है, ये बीच समकोण है। ठीक है, अब यहां सवाल उठता है, एक सवाल उठता है कि सर आपने ये डिसाइड तो नहीं किया, कि आपने ये बताया कहां कि ये आधार और ये आधार है, ये लंब है, कि ये लंब या आधार है। या आप दोनों एक ही भुजा में आधार भी लिख दिए और लंब भी लिख दिए, और एक भुजा यहां आधार लंब भी लिख दिए और आधार भी लिख दिए। तो समझ जाइए यहां पे आप कि ये जो भुजा कर्ण तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो एक ही ढाल है, सबसे बड़ी भुजा एक ही ढाल है, एक वो कर्ण तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये भुजा में आपका चेंजिंग होगा, या तो ये कभी लंब बन जाएगा, कभी आधार बन जाएगा, और ये भुजा कभी आधार बन जाएगा तो कभी लंब बन जाएगा। इसका कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आधार होगा कि ये लंब होगा? तो बता दूं मैं कि लंब और आधार, लंब और आधार डिपेंड करता है किस पे?
एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, कहां पे ऑब्जर्वर है, मतलब जो दर्शक है, जो चीज को आप नोटिस कर रहे हैं, जहां से आप नोटिस कर रहे हैं, है ना, जहां से आप एंगल को मानते हैं, जहां से आप नोटिस करना चाह रहे हैं, जिस पॉइंट से आप नोटिस कर रहे हैं, उसे ही हम लोग एंगल को मानकर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि अगर मान लिया जाए आप यहां पे हैं, मतलब मान लिया आप लिख दिए, मतलब आप यहां से देख रहे हैं, आपका आंख है ना, आपका आंख यहां पे है, तो आप यहां इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से आप देखना चाह रहे हैं, जब आप ऑब्जर्वर, हम क्या बोले कि जहां पे ये डिपेंड करता है इस कहां से आप देख रहे हैं, तो यहां से आप देख रहे हैं। अब अगर यहां से देख रहे हैं और इसे हम आप थीटा मान लिया जाए, थीटा मान लेते हैं, या आप नहीं भी मान सकते हैं, यहां सी मानकर भी, क्योंकि यहीं पे पॉइंट्स है। आप यहां पे हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, आप यहां से जो सामने से जो देख रहे हैं, यहां सामने से जो दिख रहा है, यही आपका कहलाएगा क्या, लंब कहलाएगा। और आप जिस समतल पर आप खड़ा है, वह समतल पर जो भुजा होगा, जो समतल पर भुजा होगा, उसे आधार कहेंगे दोस्त। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और कर्ण तो मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि ढाल एक ही है ना। ये हम लोग देखें कि ऑब्जर्वर, ये लंब और आधार डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड कर, लंब और आधार डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे, ऑब्जर्वर पे, कि आप कहां पे हैं। अगर मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल ये है ABC और आप यहां हैं, आप इस पॉइंट पर, आपका आंख, तिरछा आंख आप यहां पे हैं, ठीक है, आप यहां पे हैं, आप एंगल इससे मान लिए। जब बताइए कि आप यहां पे हैं, तो हम जानते हैं यहां पे आपका आंख रहेगा, तो सामने वाला जो भुजा होगा, सामने वाला जो भुजा, इसके सामने, तो बताइए ये ए है, इसके सामने वाला भुजा बताइए ये है कि नहीं। जब सामने वाला जो सम्मुख भुजा होगा, जो सम्मुख भुजा होगा, वह क्या कहलाएगा दोस्त, वह कहलाएगा लंब। और ये इस स्थिति में लंब हो जाएगा, और इस जिस समतल पर खड़ा है, इस समतल ये हो जाएगा, इसे कह देंगे क्या दोस्त, आधार कह देंगे, है ना। कर्ण मेरा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये ढाल है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे कि ये इसको आधार माने थे, इसको लंब माने, और इसे लंब माने, तो यहां पे देखिए आधार माने। कि इसका वजह क्या है, इसका वजह ये है कि आप एंगल कहां पे माने हैं, या आप कहां मौजूद हैं, ऑब्जर्वर कहां है। तो या इस स्थिति में आप यहां थे, तो इसके सामने वाला भुजा ये हुआ, और इसके समतल में आधार, और इस स्थिति में आप यहां हैं, इसके सामने वाला ये लंब हुआ, और इधर ये हुआ, ठीक है। तो ये सारी बात आप समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो लंब, आधार और कर्ण ये डिसाइड हो गया। दूसरा बात, यहां पे जो थीटा मानते हैं, या थीटा यहां माने या थीटा यहां माने, जो भी हम मान सकते हैं, तो थीटा बताइए क्या होगा। तो थीटा हमेशा जो होगा, थीटा हमेशा जो होगा, थीटा जो हमेशा होगा, यह न्यून कोण होगा। न्यून कोण अर्थात कहने का मतलब, इसका इंग्लिश होता है एक्यूट एंगल। अब जो थीटा होगा वह 0 से बड़ा और 90 के बीच होगा। क्यों होगा दोस्त, जब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री, बी कोण 90 डिग्री, ये सी है, ये ए है, तो ये 90 डिग्री ट्रायंगल का कोण जो होता है, हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण, जो बचा हुआ कोण है, जो बचा हुआ कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा, तो ये कोण
ये कोण अगर 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 40 होगा तो ये 50 होगा। मतलब ए और सी का जो मान होगा वो हमेशा 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। और जब 0 और 90 के बीच एंगल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, और इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये सारी बात समझ में आ गया कि अब थीटा के जगह पर अब सवाल उठता है कि थीटा, यहां पे हम थीटा माने, आप थीटा भी मान सकते हैं या इसको कौन सी भी मान सकते हैं, सी नामांकन जो सी दिया उसी पर आधारित कर सकते हैं, या आप मान सकते हैं थीटा। कभी कभी क्या होता है कि थीटा के जगह पर देखिए थीटा न्यून कोण हुआ, थीटा के जगह पर कभी कभी एंगल को मान लिया जाता है ए अल्फा बीटा गामा है ना, डेल्टा और फाई कभी मान लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी आपका ये मान लिया जाएगा। तो आप समझ लिए, याद कर लिए कि अल्फा इस तरीके से होता है, बीटा गामा डेल्टा और फाई कभी कभी मानता है। जनरली हम लोग मानकर चलते हैं थीटा को। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे कि थोड़ा सा एक और ट्रायंगल में बात जान लेंगे कि ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अब यहां पे हाइपोटेनियस ये थीटा मान है और इसका मतलब ऑब्जर्वर यहां है, तो ये सामने वाला सम्मुख भुजा कहलाएगा परपेंडिकुलर, और इसके बेस वाला जो भुजा कहलाएगा आधार, और ये ढाल जो कहलाएगा वो कर्ण हाइपोटेनियस कहलाएगा। अब यहां थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं कि यहां पे अगर मान लिया जाए परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर जो होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा भुजा है तो ये जब बड़ा भुजा होगा तो ये दोनों को जोड़कर ही बनेगा। तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, इसे हम लंब को मान सकते, लंब को क्या लिए पी का स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से है ना, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहां कर्ण हो गया एच स्क्वायर। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि एच बराबर रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर है तो उधर जाके रूट बराबर की तरह स्क्वायर होता है तो उधर जाके क्या होता है, इस रूट अंडर हो जाता है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया कि जब भी कर्ण के बराबर अगर कर्ण के निकालने का कहेगा और पी बी दिया हुआ है तो एच बराबर होगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर आप जब दिया है ये मालूम है और ये भी मालूम है, आप इसे फाइंड आउट करना है, इसे फाइंड आउट पी को फाइंड आउट करना है। तो बताओ पी को मतलब लंब को, तो लंब जब इधर आएगा, या ये कह सकते हैं लंब यहां रहता आधार को इधर लाएंगे, तो बताओ लंब का स्क्वायर और आधार जब इधर आएगा तो कर्ण पहले से ऑलरेडी है माइनस आधार का स्क्वायर होगा कि नहीं। मतलब जब लंब निकालने की अगर कोशिश करे, बोले एच दिया है और कर्ण दिया है और आधार दिया है तो लंब निकालना है, तो लंब यहां पे लंब, तो ये कर्ण उधर मतलब आधार इधर चलाएगा तो नेगेटिव में चलाएगा, तो कर्ण में से ऐसे भी देख रहे हैं कि बड़ा दिया हुआ छोटा दिया, इसको छोटा वाला निकालना तो इसमें से घटा देंगे तो वो निकल जाएगा। तो यहां से आ जाएगा पी का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहां ये भी लिख सकते हैं कि पी इक्वल टू एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मेरे भाई। तो यहां पे एच का वैल्यू देखें कि एच अगर निकालना है तो रूट अंडर पी और बी का स्क्वायर कर देंगे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जब पी निकालना है तो इसमें से इसको घटा देंगे, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, रूट अंडर दे देंगे। जब इसे निकालना रहेगा तो इसे बी को निकालना रहेगा, तो हम कह देंगे कि ये एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, सेम कंडीशन से है ना, या ये भी कह सकते हैं कि रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि जब एच दिया रहे बी निकालना है तो निकाल सकते हैं, जब पी और बी दिया रहे तो एच निकालना है तो ये पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच के स्क्वायर के बराबर होगा। जब ये दोनों दिया रहे एच और बी दिया रहे पी निकालना है तो इसमें का स्क्वायर में से इसे घटा देंगे। ठीक है,
जब ये निकालना रहे तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई 2 दिया रहेगा, चौथा निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर हम देते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है, क्योंकि इसी का यूज होगा। एक ट्रायंगल है और यह 3 सेंटीमीटर है, ये ए है, बी है, सी है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो आप इसे h को निकालें तो हम जानते हैं कि h बराबर होता है रूट अंडर, या h स्क्वायर बराबर होगा रूट अंडर, ये p के बराबर होगा और ये b के बराबर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, रूट आ गया 25 इक्वल टू कितना आंसर आ गया? 5 आ गया। ठीक है, आंसर 5 आ गया। तो कभी क्या क्या होगा कभी क्या क्या दिया रहेगा, कभी ये 5 दिया रहेगा, ये 4 दिया रहेगा, इसे निकालना है, मतलब p बराबर निकालना है। तो ये b बराबर है, ये h बराबर है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों दिया है, तो h के स्क्वायर में, मतलब h के स्क्वायर में अगर b का स्क्वायर घटा दें तो ये p का स्क्वायर आ जाएगा, और जब यहां से स्क्वायर को अगर यहां से हटा दें तो इधर जाके स्क्वायर लग जाता है। तो h बराबर है 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो 5 पचे 25 में से 16, 4 चौक 16 चल जाएगा 9 और रूट आ जाएगा 3। तो दोस्त इस तरीके से आप कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। भुजा का त्रिभुज के तीनों भुजा में अगर 2 भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहां हमको जो पढ़ना था त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमेट्रिक रेशियो। क्या होता है त्रिकोणमेट्रिक रेशियो? ये त्रिकोणमितीय जो रेशियो होता है ये क्या है? क्या हुआ कि कभी कभी इसका उपयोग क्यों पड़ा, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो क्या है इसके बारे में समझेंगे कि थीटा के सापेक्ष में ये भुजा का जो रेशियो होगा, थीटा के जो सापेक्ष में इस भुजा का या इस भुजा का p और h के साथ, है ना, या p और p बाय h के साथ, किसके सापेक्ष में? थीटा के सापेक्ष में। थीटा के सापेक्ष में p बराबर h हो जाए, या b बाय h का रिलेशन, या p बाय b का रिलेशन, या h बाय p का रिलेशन, या हम लिख सकते हैं h बाय b का रिलेशन, या उलट के लिख सकते हैं p बाय b का। तो देखिए यहां पे 3 रिलेशन बना कि नहीं, किसके सापेक्ष में? थीटा के सापेक्ष में। ऑब्जर्वर यहां पे, तो 6 रेशियो बना। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी बार बार ये ना कहकर ट्रायंगल में आपको p बाय h कहना। अब अगर मान ली थीटा के रिलेशन में ये कह दे तो बार बार आप नाम, बार बार उसका p बाय b नाम बोलकर, है ना, देखते होंगे गांव घर में अगर बड़ा किसी आदमी का बड़ा नाम होता है या किसी बच्चा का बड़ा नाम होता है या उल्टा नाम होता है, डिफिकल्ट नेम होता है, तो उसे ना बोलकर एक शॉर्ट नेम रख लेता है जो मुंह पर रहता है कि जो आप बोल सकते हैं, है ना, थ्रोली आप बोल सकते हैं। तो वही होता है। तो यहां भी वही क्या है कि p बाय h रेशियो होता है थीटा के सापेक्ष में p बाय h लिए, तो बार बार p बाय h या h बाय p, b बाय h, h बाय b, या p बाय b या b बाय p ना बोला जाए, एक शॉर्ट नेम ऐसा नामकरण दे दिया जाए, नाम बोल दिया जाए, जो कि किसी भी आदमी, अगर कोई भी अगर बच्चा बोले या विद्यार्थी बोले तो आराम से बोल सकता है और समझ जाए कि नाम उसी का है ना। जैसे गांव में आप देखें, अभी जस्ट बोले कि अगर गांव में किसी बच्चे का नाम अगर डिफिकल्ट है ना, कोई डिफिकल्ट नेम है, तो उसका क्या करता है कि एक गांव में शॉर्ट नेम रख लिया जाता है, और जब शॉर्ट नेम रख लिया जाता है तो सभी जब बोला जाता है किसी आदमी के पास बोलते हैं, है ना, या परिवारों के पास बोलते हैं, तो समझ में आ जाता है कि अरे उसी का नाम है, उसका शॉर्ट नाम ये रखा गया। तो वही चीज यहाँ पे क्या है कि इसे ना बार बार p बाय h ना बोलकर, h बाय p ना बोलकर, इसे एक ऐसा नाम रख लिया जाए, एक नामांकन कर दिया जाए कि जो अब शॉर्टकट बोल सकते हैं, और उसके अगर वो बोल दें तो समझ में आ जाना चाहिए कि p बाय h किसका वैल्यू या h बाय p किसका वैल्यू। ठीक है, तो वही नामांकन किया गया और गणितज्ञ द्वारा नामांकन किया गया। तो वो नामांकन है 6 रेशियो, क्योंकि यहाँ 6 रेशियो बना है ना, p बाय b एक रेशियो, b बाय p दूसरा रेशियो, p बाय h तीसरा, h बाय p, तभी हम लोग देखिए 6 रेशियो बनता है। तो 6 रेशियो का नामांकन किया गया होगा, 6 रेशियो का नामांकन हुआ। ये क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में
भुजाओं और एंगल के बीच जो संबंध स्थापित होता है, संबंध को दर्शाना है, उसके लिए हमको रेशियो माना गया, और वह रेशियो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो माना गया, और वह रेशियो का नाम है, क्या क्या नाम है, तो वो देखते हैं नाम क्या क्या है। तो नाम, यह नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। क्या क्या बोले? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। अब क्या हुआ कि ये लंबा नाम रख दिया गया, लेकिन जब इसे थीटा के सापेक्ष में लेने लगा, तो थीटा के सापेक्ष में जब इसे शॉर्ट किया, तो ये साइन को यहां थीटा के सापेक्ष में जब लिया तो साइन का शॉर्ट नेम रख दिया, क्या, साइन, और थीटा ले लिया गया, तो ये थीटा हो गया। ठीक है, अब कोसाइन का शॉर्ट नाम रखा गया, तो कॉस, इनको हटा दिया और ये इसका नाम रखा गया कोस, और ये थीटा के सापेक्ष में थीटा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार टेंजेंट का नाम रखा गया शॉर्ट टेन, और थीटा के सापेक्ष में टेन थीटा हो गया। कोटेंजेंट रखा गया, तो कोटेंजेंट को रखा गया कॉट, और ये थीटा के सापेक्ष में। सेकेंड, तो सेकेंड जब रखा गया तो इसका नाम है रखा गया सेक थीटा। क्या रखा गया? सेक थीटा। और ये आ गया कोसेकेंड, तो कोसेकेंड को रखा गया कोसेक थीटा के सापेक्ष में। ठीक है, तो ये 6 रेशियो माना गया, और ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, और इसे नामांकन किया गया। क्यों नामांकन किया गया वो हम चीज समझा दिए, कि जब बार बार इसे ना बोलकर एक शॉर्ट नेम रखा गया, तो जैसे ही साइन थीटा का नाम रखा गया, तो जैसे आपको बोल दें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर में, तो साइन थीटा का क्या होगा, तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा को किस रेशियो का नाम दिया गया, तो देखते हैं कि थीटा यहां पे, तो इसके सम्मुख वाला भुजा और ये जो कर्ण के साथ रिलेशन है, सम्मुख वाला भुजा, तो साइन थीटा का जो होगा थीटा के सम्मुख भुजा बटा कर्ण। जब ये थीटा के सम्मुख वाला भुजा P और कर्ण के बीच रिलेशन दिया गया, रिलेशन दर्शाना रहा, तो इसे हम साइन थीटा का नाम दे दिए। जब P और H के साथ रिलेशन बना, तो साइन थीटा का नाम दे दिए। तो यहां हो गया AB और AC, मतलब सम्मुख भुजा हो गया AB, इसके सम्मुख भुजा AB, और वो हो गया AC कर्ण हो गया। तो हम यहां कह सकते हैं कि P/H। तो एक नामांकन हो गया कि यदि अगर साइन थीटा तुम्हें आपको बोल दे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दे दे और नाम दे दे PBH दे दे तीनों भुजा का, तो साइन थीटा का और थीटा भी दे दे, तो साइन थीटा का नाम मान अगर बोले तो वह क्या होगा, P/H होगा। क्या होगा? P/H होगा। हमेशा क्या होगा? P/H होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला कोण हमेशा लंब होगा, चाहे थीटा यहां हो चाहे थीटा यहां हो। ठीक है, तो P/H ही होगा। चलिए अब कॉसेक थीटा के बारे में आते हैं। तो कॉसेक थीटा के बारे में आते हैं, तो इसके थीटा के जो समतल भुजा है, समतल भुजा और हाइपोटेनियस के बीच जो रिलेशन है, थीटा के समतल वाला भुजा है ना, थीटा के समतल वाला भुजा बटा कर्ण। तो बताओ समतल वाला भुजा कौन? थीटा यहां पे, ऑब्जर्वर यहां पे थीटा ये है, तो इसके समतल वाला भुजा हो गया BC/AC। तो BC का रख लिए B और H। आज से आप अगर cos थीटा का बोला जाए कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होगा क्या? B/H होगा। क्या होगा? B/H होगा। किसका? cos थीटा के बराबर। तो cos थीटा के बराबर क्या होगा? B/H होगा। cos थीटा के बराबर क्या होगा? B/H होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। जब टेन थीटा के बारे में अगर बोला जाए कि टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा के बारे में जब बोला जाए तो टेन थीटा हो जाएगा सामने वाला भुजा और समतल के बीच रिलेशन। थीटा के सामने वाला भुजा, तो थीटा के डायरेक्ट हम लिखते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा AB और
थीटा के समतल वाला भुजा BC। BC मतलब टेन के अगर बारे में बोले तो टेन लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार। तो लंब और आधार के बारे में बोला जाए, लंब बटा आधार हो जाएगा किसका, टेन थीटा का। ए बी बराबर मानते हैं, ए बी बराबर क्या है, P, और ये हो गया B। तो ये P बाय B, जब भी P बाय B बोला जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका रेशियो नाम जो है वो क्या है, टेन थीटा है। तो P बाय H बोला जाए या लंब बटा कर्ण बोला जाए, लंब बटा कर्ण बोला जाए तो साइन थीटा का आ गया, लंब बटा कर्ण बोला जाए तो वो साइन थीटा के रूप में आ गया। जब लंब और कर्ण तो साइन थीटा, और आधार और कर्ण बोला जाए, आधार और कर्ण बोला जाए तो वो क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया मेरे भाई। अगर लंब और आधार के साथ बोला रिलेशन बोला जाए तो उसका नाम हो गया टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह अब जस्ट देखते हैं, जब ये टेन थीटा के बारे में आया तो कॉट मतलब जब टेन थीटा के बारे में यहां देखें, कॉट थीटा के बारे में, कॉट का जो वैल्यू होता है वो टेन का अपोजिट होता है। किस क्या चीज होता है, टेन का अपोजिट होता है। मतलब यहां होता है आधार और लंब का रिलेशन, आधार बटा अगर लंब हो जाए मतलब ए बी और अपॉन बी सी हो जाए, सॉरी आधार है बी सी अपॉन ए बी हो जाए तो हम इसे कह देंगे P बाय P। क्या बोलेंगे, B बाय P बोलेंगे, या सीधा सीधी कह सकते हैं कि टेन थीटा का जो उल्टा रिलेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉट थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। तो सेक थीटा के बारे में देखते हैं कि सेक थीटा जो होगा या रिलेशन किसका उल्टा रिलेशन होगा, कॉस का उल्टा रिलेशन होगा। यहां पे हम कह देंगे कि पहले P बाय H, B बाय H हुआ, P बाय B हुआ, तो अब उल्टा रिलेशन होगा जब H बाय B होगा, क्या हो जाएगा, कर्ण और बटा आधार होगा, तो कर्ण हो जाएगा H और ये हो जाएगा B। तो H बाय B होगा तो वो किसका होगा, सेक थीटा का होगा। किसका होगा, सेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का हम देखेंगे, तो कॉसेक थीटा का हम देखें, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा रिलेशन होता है। तो साइन थीटा का उल्टा रिलेशन हो जाता है H बाय P। मतलब कर्ण बटा लंब हो जाए तो वह कॉसेक थीटा में आ जाएगा। तो ये रिलेशन 6 रेशियो जो माना था, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेंट, इसका शॉर्ट नेम हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। आपको ये 3 चीज याद रखना है, इसी से आप 3, क्योंकि यही 3 जो रेशियो है इसका उल्टा ये है। तो साइन थीटा का जो इनवर्स होगा वह कॉसेक थीटा होगा, कॉस थीटा का जो रिलेशन उल्टा रिलेशन होगा वह सेक थीटा होगा, और टेन थीटा का जो उल्टा रिलेशन होगा कॉट। टेन स्टार्ट होता है T से और अंत होता है T से कॉट का, तो ये दोनों का उल्टा रिलेशन हुआ। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर P बाय B होता है, लेकिन कॉट थीटा का वैल्यू होता है B बाय P होता है, उल्टा हो जाता है। B ऊपर होता है, आधार ऊपर होता है ना, तो ये चीज इसमें हुआ। ठीक है, तो कॉस थीटा का भी देखिए, कॉस थीटा का B बाय H हुआ, कॉस थीटा का हमेशा B बाय H होता है। ठीक है ना, कॉस थीटा हमेशा B बाय H होगा, और साइन थीटा P बाय H होगा, और कॉट थीटा का P बाय B, सेक थीटा का H बाय B, और कॉसेक थीटा का H बाय P। तो ये सारी बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि दिमाग में आपका चला गया होगा, दिमाग में एडजस्ट भी हो गया होगा कि क्या होता है ये, है ना। तो साइन थीटा का उल्टा रिलेशन होता है किसका, कॉसेक थीटा के साथ। तो चलिए देखते हैं, यहां पे आपके स्क्रीन पर है कि साइन थीटा का इनवर्स देखिए क्या चीज है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अगर मान P बाय H अभी हम जस्ट बताएं तो कॉसेक थीटा का मान H बाय P होगा। मतलब ये उलट जाएगा तो रिलेशन हो जाएगा कॉसेक थीटा का, और कॉस थीटा का अगर B बाय H, जब इसका उल्टा रिलेशन देखें सेक थीटा, H बाय अगर B बोल दिया जाए, H बाय B बोल दिया जाए तो वो हो जाएगा क्या, सेक थीटा के, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। जब ये टेन थीटा के बारे में देखा गया P बाय B है तो इसका उल्टा रिलेशन कॉट आया, और ये आ गया क्या, P बाय B। तो ये मेरे दोस्त ये है आपका त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, कहां से आया, कैसे आया, त्रिकोणमिति का वैल्यू क्यों, मतलब इसका वैल्यूशन क्यों आया, क्यों हम लोग इसके पढ़े, तो ये सारे चीज बात हम लोग देखें। ठीक है,
और ये सारी बात को देखते हुए हम यहाँ ये भी समझ में आ गया कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम से h का वैल्यू p का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए और देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो संबंध है, रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन, रेशियो, मतलब जो रिलेशन होगा, रेशियो जो होगा, तो हम लोग जानते हैं इस रिलेशन के बारे में देखते हैं, समझेंगे थोड़ा सा। नंबर 1, जैसे हम साइन थीटा लिए, साइन थीटा का वैल्यू आया p/h और कॉसेक थीटा का लिए h/p, अभी बोले कि इसका उल्टा रिलेशन था। तो यहां पे इक्वेशन मान लेते हैं इसको 1 और ये इक्वेशन मान लेते हैं 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन ये 2 मान लेते हैं। तो बताओ कि इक्वेशन अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो LHS और RHS, तो दोनों बराबर करने के लिए देखिए यहां पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होगा, इधर राइट तरफ एक तरफ गुना करें तो ये कट गया, इससे कट गया, तो ये आ गया साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, एक रिलेशन बन गया। ठीक है, तो ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां से एक रिलेशन देखें, एक साइन और कॉसेक के बीच रिलेशन देखें, तो साइन और कॉसेक के थीटा के बीच रिलेशन देखें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और यहां ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा होगा। तो ये इनवर्स उल्टा रिलेशन भी हुआ साइन और कॉसेक के बीच। अभी जस्ट बोले कि साइन का उल्टा मान, साइन का मान होता है p/h, तो कॉसेक थीटा का मान होता है h/p, तो ये भी उल्टा रिलेशन देख सकते हैं। या हम यहाँ पे कॉसेक थीटा को यहां ले आएंगे और साइन को इधर ले आएंगे, तो ये भी हो सकता है। तो ये सारी बात हम लोग देखें और रिलेशन को दर्शाएं कि रिलेशन क्या होता है ना। तो चलिए इसका देखिए रिलेशन, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ये रिलेशन अभी हम लोग दर्शाएं, ये रिलेशन बनाए और रिलेशन से हम लोग ये 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है b/h, एक इक्वेशन मान लिए, और सेक थीटा बराबर होता है h/b, ये इक्वेशन दूसरा मान लिए। इसी तरह जब हम फर्स्ट इंटू सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो LHS और RHS में देखेंगे कि LHS में आया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड को एक तरफ गुना किए और राइट साइड को एक तरफ गुना करेंगे तो ये आया, ये कट गया, इधर कट गया तो 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सेम रिलेशन उसी का आएगा, साइन कॉसेक के साथ रिलेशन बनाएगा उल्टा और कॉस सेक के साथ रिलेशन बनाएगा उल्टा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा नीचे जाएगा तो आ जाएगा ना सेक थीटा, नीचे जब यहां से हम जानते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू 1 है, तो a को अगर उधर ले, b को उधर ले जाते हैं b नीचे चल जाएगा, जब a को उधर ले जाना है तो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे भी कर सकते हैं और सेक को यहां भी ला सकते हैं, वहां भी जा सकता है। ठीक है, तो यहां से अगला रिलेशन देखें कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा 1/सेक थीटा भी, सेक थीटा 1/कॉस थीटा भी। ठीक है, ये रिलेशन आ गया साइन कॉसेक के साथ और कॉस सेक के साथ। अगला रिलेशन देखते हैं टेन थीटा का वैल्यू p/b, एक इक्वेशन, कॉट थीटा का b/p, एक दूसरा रिलेशन। तो दूसरा रिलेशन 1 इंटू 2 कर दिए, तो 1 इंटू जब 1 इंटू 2 कर दिए तो यहां से आ गया टेन थीटा इंटू सेम रिलेशन टाइप का p/b इंटू b/p, कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का रिलेशन, ये आ गया। ठीक है, तो यहां भी टेन और कॉट का रिलेशन आ गया 1 और टेन नीचे चल, यहां टेन थीटा बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो 1/कॉट थीटा, कॉट के रिस्पेक्ट में 10 लिखेंगे तो 1/कॉट आ जाएगा। तो देखिए इसका रिलेशन वहां पे आ गया 10 इंटू कॉट थीटा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला रिलेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच रिलेशन कुछ देखना चाहता हूं, टेन थीटा, तीनों के बीच रिलेशन देखना। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है p/h होता है, कॉस थीटा का होता है b/h होता है। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये 2 है, हम अभी गुना किए, जब इक्वेशन 1 और 2 को 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा p/h, है ना। तो यहां से देखा गया कि ये उलट जाएगा, क्योंकि ये जब ये दो फ्रैक्शन के फ्रैक्शन रहता है तो नीचे वाला उलट जाता है और p/h इंटू गुना में चल जाएगा, ऊपर उलट के h/p। तो यहां से ये कट गया, सॉरी h/b होगा, ये कट गया, तो यहां आ गया p/b। और p/b किसका वैल्यू होता है? टेन थीटा का। तो हम कह सकते हैं इसलिए कि टेन थीटा बराबर आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा मेरे भाई। तो टेन थीटा बराबर, टेन और साइन के बीच रिलेशन बनाए तो टेन थीटा बराबर आ गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसी को जब उलट देंगे, जब इसी को उलट देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा दे देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा किसका? कॉट थीटा का। जैसे उल्टेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 थीटा और एक मिनट, ठीक है, यहां से समझ में आ गया। जब इसे उलट देंगे तो देखते हैं 1/10 थीटा, उल्टेंगे तो 1/10 थीटा और ये नीचे ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, उल्टेंगे तो वो अच्छा जाएगा ना। तो वो साइन कॉस थीटा ऊपर जाएगा साइन थीटा, तो 1/10 इनवर्स होता है, हम अभी बताएं कि 1/10 किसके बराबर होता है? कॉट थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बाय टेन थीटा, ठीक है। तो यहां जब सी रहेगा और साइन कॉस के साथ होगा तो ऊपर कॉस होगा, नीचे साइन। देखिए याद करने का तरीका, कॉट थीटा और साइन, कॉट और साइन कॉस के बीच रिलेशन बोलेगा तो कॉट थीटा बराबर कॉस बाय से साइन होता है। तो यहां देखेंगे सी यहां से स्टार्ट हुआ तो ऊपर भी सी रहेगा, ठीक है। उसके बाद टेन अपने आप याद रह जाएगा। तो ये सारी बात हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सीखे। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे इसमें कि जो यूज है इसका, जो जितना भी हम लोग पढ़े त्रिकोणमितीय का जो यूज है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आता है, जो अगला जो हम अभी वीडियो बनाने वाले हैं, अगला जो लेक्चर में देखेंगे कि ये सारी बात जो हम लोग पढ़े, ये सारी बात जो हम यूज किए, देखे, कॉन्सेप्ट को देखे, ये यूज कैसे होता है, क्वेश्चन में कैसे बनता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि ये सारी बात जो हम लोग अभी सीखे, ये सारी बात जो हम लोग सीखे, यह सारा आपका यूज कहाँ है, यूज कैसे। तो उदाहरण को लेते हुए हम सारे कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मेरे दोस्त बने रहिएगा स्टडी 24 के साथ और एंजॉय कीजिए मैथ्स को। त्रिकोणमिति कितना इजी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देख लिए, अब इसका कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा स्टडी 24 के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।